वाई के पासवान योगेंद्र कुमार पासवान साहब मौजूद हैं। महोदय आपसे मैं अनुरोध करता हूँ आप मंच पर आए और मंचासीन बालेंद्र शर्मा दादिश साहब को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर और शॉल उड़ाकर इनका अभिनंदन करें। 20 से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित किया गया है और इन्हीं सम्मानों की कड़ी में वर्ष 2022 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का भी BCCL कोयला भारतीय राजभाषा सम्मान है और आज पूरा अपने बीच में आपके पास हम सब निश्चित तौर पर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। और अब मैं बिना किसी अपने व्याख्यानों में दोनों ही पक्षों का जिक्र कर रहे थे और उनसे असहमत दोनों से भी हुआ जा सकता है। और आस्था जी ने तो अनेक कविताएं भी जो बड़ी हमारा जोश बढ़ाने वाली कविताएं थी वो सुनाई। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हर चीज के दोनों पहलू हैं, राजभाषा के क्रियान्वयन की जो वर्तमान स्थिति है उसके भी दोनों पहलू हैं। बहुत सारे बड़े कार्य हुए हैं, बहुत सारे गौरवपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने शेष हैं। और चुनौतियों और अवसरों और उपलब्धियों का जो सिलसिला है वो हमेशा ही साथ चलता है। हर चीज़ के दो पहलू होते ही हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी तो फिर हमारे पास आगे के लिए क्या कुछ नया बचेगा, नया काम करने के लिए क्या कुछ हमारे पास बचेगा, ये प्रश्न बना रहेगा। तो आपकी जो बातें हैं दोनों की, उनको मैं भी एक कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। 4 पंक्तियाँ, क्योंकि इतनी सुंदर कविताएं शास्ता जी ने सुनाई। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे बीच में हैं, लेकिन हौसला हमारा बना रहना चाहिए। कविता इस प्रकार से है कि हाँ गड़े हैं पाँव मेरे कठिन पथरीली जमी पर, हाँ गड़े हैं पाँव मेरे कठिन पथरीली जमी में, ख्वाब लेकिन आसमां के देखना किसको मनाए। तो मित्रों, हमें निरंतर सकारात्मक रहना है, लेकिन अपनी गलतियों से, अपनी असफलताओं से, अपनी चुनौतियों से भी सबक लेते रहना है। जहां तक इस प्रकार के कार्यों का, इस प्रकार के कार्यक्रमों का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें हमें ये कहने की आवश्यकता भी नहीं रही कि सबसे ज्यादा प्रासंगिक क्या चीज है। विज्ञान, तकनीक, बाजार हमारे लिए आज के दौर में सर्वाधिक प्रासंगिक है और इसीलिए आवश्यक है कि हमारी राजभाषा, हमारी हिंदी और हमारी भारतीय भाषाएं इनके साथ में तालमेल बनाकर चलें। सिर्फ मुग्ध भाव से आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो कुछ और पंक्तियां हैं मेरी, और वो इस प्रकार से है मित्रों कि नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। गलों को फाड़कर चाहे करें हम अनगिनत दावे, बनेगी मूक की आवाज तो हिंदी बढ़ेगी। और ठहर जाती है भाषाएं, ठहर जाती है भाषाएं, पिछड़ जाती है भाषाएं, पिछड़ जाती है भाषाएं नएपन से जो डरती है, पिछड़ जाती है भाषाएं नएपन से जो डरती हैं। नवाचारों को अपनाए तभी हिंदी बढ़ेगी, और यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी। तो मित्रों, ये आज का मेरा संदेश है हम सबके लिए, और मैं बहुत ज्यादा विस्तार से सैद्धांतिक बातें नहीं करूंगा। मैं आपको बहुत संक्षेप में, जितना कम समय हमारे पास बचा है उसमें बहुत कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। मित्रों, कुछ दिनों पहले शायद आपने एक विवाद पर ध्यान दिया हो, सोशल मीडिया में एक विवाद खड़ा हुआ। हमारे जो एक क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने एक बात कही कहीं पर। उन्होंने कहा कि हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अभी फिलहाल राजभाषा ही है। और उसी मुद्दे पर तो चर्चा भी चल रही थी। तो उन्होंने जो कहा उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रवि अश्विन की बातों पर टिप्पणियां की सोशल मीडिया पर। उनमें से एक टिप्पणी ने मेरा ध्यान खींचा, और वो टिप्पणी ये थी, उनके प्रशंसक ने कहा, Why should Ashwin talk like this? Let him remain a cricketer. More the languages you learn, it is good. There are translations available for any language immediately on our phone.
व्हाट इज द प्रॉब्लम, लीव द लैंग्वेज इशू टू पीपल। कितनी सुंदर बात उसने कही और कितनी सारी बातें इसमें आ रही है। पहली बात तो यह आ रही है कि सारी भाषाएं साथ रह सकती है, काहे को भाषाओं का झगड़ा आप यहाँ मचा रहे हो। और मित्रों, इस बात को कितना सुंदर हफीज जालंधरी ने किसी जमाने में कहा था। उन्होंने कहा था कि हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी। वास्तव में तो हमारी जो बोली है मोहब्बत की बोली है। हम जो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, भाषा उसका एक इंटरफेस है, लेकिन अंततः तो जो हमारी बोली या हमारी भाषा है हमारी आत्मा से आती है। तो उस प्रशंसक ने ये बात कही कि सारी भाषाओं को साथ लेकर चल सकते हैं और जितनी भाषाएं आप सीखे उतनी अच्छी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा प्रशंसक ने, वो विज्ञान से जुड़ता था, तकनीक से जुड़ता था, और वो हमें तसल्ली देता है कि हम इस स्थिति में आज पहुंच चुके हैं कि आम आदमी कहने लगा है कि भाई भाषाओं का झगड़ा किस बात का झगड़ा है। उन्होंने कहा कि देयर आर ट्रांसलेशंस अवेलेबल फॉर एनी लैंग्वेज इमीडिएटली ऑन आवर फोन। तो यहाँ पर हमारी भूमिका आती है कि आपके फोन में हर भाषा का अनुवाद करने की आज सुविधा आ चुकी है। इसलिए अश्विन हो या कोई भी अन्य हो, इस तरह के विवादों की जरूरत ही क्या है। तो यही वास्तविकता है आज। और जो आज यहाँ पर हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं उसमें प्रौद्योगिकी ने बहुत सारे पड़ाव पार करते हुए हमें यहाँ तक पहुंचने का एक हमारे लिए मार्ग बनाया है। आज मैं ये कह सकता हूँ बहुत विस्तार से जाए बिना कि आज हिंदी में यदि आप कामकाज करना चाहें, आपका मंशा है हिंदी में कामकाज करने की, तो कोई तकनीकी बाधा शेष नहीं है। आपके अपने कंप्यूटर में आपको मात्र एक विंडोज 11 आधारित कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद आपके पास कुछ ना हो तो भी चलेगा, तो भी आप हिंदी में बड़े आराम से काम कर सकेंगे बिना किसी रुकावट के। यहाँ तक कि आपके पास कोई ऑफिस एप्लीकेशन भी ना हो और कुछ भी ना हो तो भी आप हिंदी में राजभाषा में पूरी सुविधा के साथ में, सरलता के साथ, सुगमता के साथ कार्य कर सकते हैं। सिर्फ एक अदद कंप्यूटर चाहिए जिसमें विंडोज 11 हो, क्योंकि सारी सुविधाएं उसमें आ चुकी हैं। अब ये कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। आपको यदि हिंदी में टाइप करना हो तो वो जमाना नहीं रहा जब किसी जमाने में हम लोग फॉन्ट्स ढूंढा करते थे, कीबोर्ड ढूंढा करते थे, लोगों से मंगवाया करते थे कि आपके पास कोई बेहतर कीबोर्ड लेआउट हो तो मुझे भेज दीजिए। वो जमाना निकल चुका। आज आपके अपने कंप्यूटर में 9 तरीके 10 तरीके से मौजूद है जिनका प्रयोग करते हुए आप अपनी राजभाषा में काम कर सकते हैं। न सिर्फ वो व्यक्ति जो हिंदी की पृष्ठभूमि से आता है, बल्कि वो व्यक्ति जो हिंदी की पृष्ठभूमि से नहीं आता वो भी हिंदी में काम कर सकता है सुगमता से, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक टूल के तौर पर, एक साथी के तौर पर, एक अदृश्य योद्धा के रूप में हमारे साथ चल रही है हमारी भाषाओं को आगे लाने के लिए। तो आपके कंप्यूटर में इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड आता है, आप में से अनेक लोग जानते होंगे। फोनेटिक कीबोर्ड आने लगा है जो अंग्रेजी के जरिए आपको टाइप करने की सुविधा देता है। इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट भाषा इंडिया से डाउनलोड किया जाता है वो उपलब्ध है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में उपलब्ध है जो कि एक सॉफ्टवेयर जैसा है, उसका प्रयोग करते हुए आप माउस से भी टाइप कर सकते हैं हिंदी में। टच कीबोर्ड है जो उंगलियों का प्रयोग करते हुए, टैप करते हुए आप टाइप कर सकते हैं। अब हस्तलिपि की पहचान भी कंप्यूटर में हो सकती है। डिक्टेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बोलकर टाइप कर सकते हैं। विंडोज में और ऑफिस दोनों में ये सुविधा मौजूद है। और अंत में ट्रांसलेटर यानी वाचांतर का प्रयोग कर सकते हैं कि आप एक भाषा में बोल रहे हैं जबकि वो दूसरी भाषा में टाइप हो रहा है। आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं जबकि वो हिंदी में टाइप हो रहा है अनुवाद होकर। तो इतनी सारी सुविधाएं आपके विंडोज कंप्यूटर में मौजूद हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई चुनौती हमारे सामने बच जानी चाहिए किसी व्यक्ति के लिए जो हिंदी की पृष्ठभूमि से आता हो या ना आता हो। हम में से अधिकांश लोग आज टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पक्ष में है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की हमें बात करनी थी। देखते ही देखते मित्रों हिंदी ने तकनीकी क्षेत्र में कितनी प्रगति कम से कम तकनीक के क्षेत्र में कर ली है जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है। न सिर्फ पुराने दौर में जिन चीजों को लेकर हम संघर्ष करते थे यानी फॉन्ट और कीबोर्ड, उनकी समस्याओं का समाधान हो चुका है, बल्कि आधुनिकतम तकनीकें यानी कि जनरेटिव एआई, वहां तक हिंदी भाषा में, राजभाषा में काम करना अब कोई चुनौती नहीं रह गया। तो इतनी चीजें जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है इनमें से अधिकांश नई है और इन्हीं के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी झलक दूंगा। सबसे पहले देखते हैं हिंदी में हस्तलिपि में टंकण का कार्य होने लगा है। यानी कि जरूरी नहीं कि अब आपको टाइप करना पड़े कुछ भी करने के लिए, आप चाहें तो अपने पेन से कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में एक पेन है जो कि स्टाइलस कहलाता है या डिजिटल पेन कहलाता है। इसका प्रयोग करते हुए भी आप अपने कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से हमारे बीच में यहाँ तक पहुंचा। कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? आप अपनी टास्क बार में जाइए, यहाँ पर नीचे एक आइकन दिखाई दे रहा होगा कीबोर्ड का, उस पर क्लिक कीजिए। अच्छा,
हिल गया था, तो आ गया शायद। आपको खाली उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक हैंडराइटिंग पैनल आ जाता है, जो कि एक बॉक्स है। उस बॉक्स में जो भी आप अपनी हस्तलिपि में लिखते हैं, भले ही आप चाहें तो माउस के जरिए लिखें, चाहे तो इस तरह के स्टाइलस के जरिए लिखें, या चाहे तो अपनी उंगली से ही लिख लें। उस पर आप जो भी लिखेंगे वो आपके कंप्यूटर पर टाइप होना शुरू हो जाएगा, भले वो किसी भी भाषा में आप काम कर रहे हो। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हैंडराइटिंग का जो पैनल है आपकी स्क्रीन के सामने है। ये मेरे हाथ में एक पेन है। अगर मैं इस पर जाकर के अंग्रेजी में कुछ लिखता हूँ तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके अंग्रेजी में टाइप करेगा। और अगर मैं मान लीजिए इसमें जाकर के हिंदी में कुछ लिखता हूँ तो वो इसको बदल करके हिंदी में कर देगा। अब ये मैं मेरे उंगली से कर रहा हूँ तो देखते हैं कि तो इसने, चूंकि मैं अपनी उंगली से कर रहा था और बहुत अच्छी सी हैंडराइटिंग नहीं बनी थी, बहरहाल ये आपको एक संकेत मिल गया कि ये कैसे काम करता है। आप अपने टास्क बार में जाते हैं, भाषा बदलते हैं, और इस बार यदि आप हिंदी में कुछ लिखते हैं, मैंने नमस्ते लिखा था तो नमस्ते आ गया। मैं इस बार मात्रा लगा देता हूं तो मात्रा आ जाएगी। इतना आसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना। और सबसे पहला नमूना मैंने आपको दिखाया कि आपकी हस्तलिपि को भी अब आपका कंप्यूटर समझता है। दूसरी सुविधा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है उसकी तरफ चलते हैं, और वो है ध्वनि से पाठ परिवर्तन। यानी आप जो बोलते हैं वो टाइप हो सकता है। अब बहुत सरल है, इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन खरीदने की जरूरत नहीं है। अपनी हिंदी भाषा में आप बोलकर कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको विंडोज की एक कमांड को याद रखना है, और उस कमांड का नाम ये है, वो कमांड ये है विंडोज प्लस एच। ये दो आपको कुंजियां याद रखनी है अपने कीबोर्ड की। इन दोनों को दबाने के बाद आप जो बोलेंगे वो स्वतः आपकी स्क्रीन पर टाइप होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप अपने कंप्यूटर में अंग्रेजी चुना हुआ है, आपने अगर नीचे टास्क बार में, तो अंग्रेजी में टाइप होगा, और अगर आपने हिंदी चुनी हुई है तो हिंदी में टाइप होगा। तो मैं आपको पहले अंग्रेजी में दिखाता हूं। मैं पहले विंडोज और एच दबाता हूं। Now you can see that there is a very small box on my screen which is capturing whatever I speak, and it is converting my language into typed characters in English language. तो इतना सरल है। ये विंडोज में ही मौजूद है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं राजभाषा पर। तो आप अपनी टास्क बार में आइए, जहां अंग्रेजी लिखा हुआ था उसकी जगह हिंदी को चुन लीजिए, और इसी बटन को फिर दबाइए और हिंदी में बोलना शुरू कर दीजिए। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी भाषा में तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो ये वो दूसरा फीचर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ध्वनि को टेक्स्ट में बदलना, ध्वनि को टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदलना। अब इसी को तीसरी रूप में लेकर के चलते हैं, जो कि है पाठ से ध्वनि परिवर्तन। यानी जो लिखा हुआ है कंप्यूटर उसको आपकी भाषा में पढ़ करके भी सुना सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास मान लीजिए कि कोई भी फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें मैं पहले कुछ भी टाइप करता हूं। नमस्कार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम लोग तकनीक के क्षेत्र में हुई शानदार प्रगति की चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने ये पहले कुछ बोल करके टाइप किया है, और अब मैं आपको इसका रिवर्स दिखाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ आपकी बोली हुई बात को टाइप कर सकता है, वो इसका उल्टा भी कर सकता है। यानी कि जो आपने लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि बोलकर कंप्यूटर सुना सकता है। कैसे? आपको वर्ड में रिव्यू में जाना है, वहां जाकर रीड अलाउड पर क्लिक कीजिए और सुनिए। इसमें जो आवाज आ रही है वो मैं आपको
सुनाता हूँ किसी तरह से। आपके इसका ऑडियो ऑन कर देंगे? ऑडियो नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। तो दोनों पहलू, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, दोनों संभव है। इसके बाद चलते हैं वाचांतर, यानी ध्वनि से ध्वनि में परिवर्तन और अनुवाद। आप एक भाषा बोलते हैं, आप अंग्रेजी बोलते हैं, वो हिंदी में टाइप हो सकता है और कंप्यूटर उसको बोल करके भी बता सकता है। पुनः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और राजभाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऐसे अधिकारीगण हैं जो दूसरी भाषाओं की पृष्ठभूमि से आए हैं, यदि उनको हिंदी में काम करने में दिक्कत है, यदि उनको हिंदी में अभ्यास नहीं है या कोई और चुनौती है, तो ये चुनौती भी अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आप अंग्रेजी में बोल करके भी हिंदी में काम कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया में आप सीख भी सकते हैं, आप अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आइए पुनः चलते हैं और इसका नमूना देखते हैं, क्योंकि मैं अधिकांश समय आपको दिखाने पर खर्च करना चाहता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बिंग ट्रांसलेटर पर, और इसका जो URL या वेब एड्रेस है वो है bing.com/translator। आप वहां जाएंगे और अंग्रेजी या किसी भी भाषा में जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं उसको चुनिए यहाँ पर और बोलना शुरू कीजिए। तो मैंने यहाँ पर अंग्रेजी चुनी है और मैं बोलना शुरू करता हूँ। उससे पहले माइक्रोफोन है, उस पर क्लिक करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सी असंभव चीजों को संभव बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्वनि न सिर्फ पहले टाइप होती है, टाइप होने के बाद क्लाउड पर जाती है, वहां जाकर वो अंग्रेजी से हिंदी में उसका अनुवाद होता है, फिर वहां से वापस वो कंप्यूटर के पास आती है और फिर कंप्यूटर उसको पढ़कर भी सुनाता है। इतनी गतिविधियां कुछ मिली सेकेंड्स के भीतर संपन्न हो रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये सब हो रहा है। तो ये हुआ एक अन्य फीचर। उसके बाद आगे चले हम लोग तो मशीन अनुवाद मित्रों निरंतर बेहतर होता चला जा रहा है। हमें से अनेक लोग अनेक कार्यक्रमों में बड़ी चुनौतियां देते हैं कि इसको आप इसको ट्रांसलेट कीजिए या उसको ट्रांसलेट कीजिए, और ऐसी अनेक चुनौतियों को मैं यदा कदा दर्ज भी कर लेता हूँ। जैसे मुझसे कुछ समय पहले कहा गया कि हमने ये वाक्य जब अनुवाद किया किसी एक ट्रांसलेटर पर जाकर के, तो उसका गलत अनुवाद आया। जैसे a few hundred people work at the राउरकेला स्टील प्लांट। किसी ने ये अनुवाद करने की कोशिश की होगी और उनको उत्तर ये मिला कि राउरकेला में इस्पात के पत्तों में कुछ 100 लोग काम करते हैं। तो इसी तरह से मुझे एक अन्य व्यक्ति ने, मैं DRDO में था, वहां पर एक महिला ने मुझे कहा कि मैंने कुछ साल पहले ये दूसरा वाक्य डाला था अनुवाद के लिए। ये था ड्यूरिंग द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ माय ब्रदर मेनी वर्कर्स वर एंगेज्ड टू कैरी आउट वेरियस टास्क्स। उन्होंने कहा इसका अनुवाद इस तरह से होता था कि मेरे भाई की सगाई समारोह के दौरान जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी भी सगाई हो रही थी। तीसरे किसी व्यक्ति ने कहा कि ये मैंने एक वाक्य उसको दिया जिसमें बुक शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता था। द ड्राइवर वाज होल्डिंग अ बुक व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल, सो द पुलिसमैन स्टॉप्ड हिम, कंसल्टेड द बुक ऑफ लॉज एंड बुक्ड द ड्राइवर फॉर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। तो उसका कहना था कि यहाँ तो वो हर बार वो ये करता कि ड्राइवर जो था उसके हाथ में किताब थमा दी गई। तो ये सब जो है ऐसे अनुवाद किया जाता था। लेकिन अब इसकी एक लंबी यात्रा है। जैसे अभी आस्था जी ने भी जिक्र किया है कि हमारी राजभाषा की भी बड़ी लंबी यात्रा है। वैसे तकनीक के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, जिसके जरिए आज वो यहाँ तक पहुंची है। और अब स्थितियाँ इतनी अच्छी होती चली जा रही हैं कि अब वास्तव में लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कि जो हमारा मानवीय जो ट्रांसलेशन का काम था उसके सामने कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कोई चुनौती तो नहीं आ जाएगी। बहरहाल ये जो सभी कठिन अंग्रेजी के जो प्रयोग थे, आइए इनको हम अब अनुवाद करके देखते हैं, जिसके जरिए हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक और झलक भी पालेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही, क्योंकि अब अनुवाद के लिए आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर जाने की जरूरत नहीं है। वर्ड में भी वो आ गया है। आप जाइए रिव्यू में और यहाँ ट्रांसलेट नाम का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आता है यहाँ ट्रांसलेट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, अनुवाद हो गया। और क्या अनुवाद आया, राउरकेला स्टील प्लांट में कुछ 100 लोग काम करते हैं। मेरे भाई की सगाई समारोह के दौरान कई कार्यकर्ता विभिन्न कार्यों को करने में लगे हुए थे।
और वाहन चलाते समय चालक के हाथ में एक किताब थी, इसलिए पुलिसकर्मी ने उसे रोका, कानून की किताब से परामर्श किया और चालक पर यातायात नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। ठीक ठाक आ रहा है ना? अब इससे भी एक कदम आगे, जैसे आपको मैं बताऊं कि अंग्रेजी में, जैसे आपने हिंदी में भी बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं, आप लोग जो बात करते हैं उसमें कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलना मुश्किल होता है कई वाक्यों को, वैसे अंग्रेजी में टंग ट्विस्टर है। तो मुझे लगा कि अगर हम वास्तव में हमारी जो अनुवाद प्रणालियां हैं उनकी क्षमता को जांचना चाहें तो ये बेहतरीन उदाहरण हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी का टंग ट्विस्टर इस प्रकार से है कि क्या इसको अनुवाद कर सकती है क्या मशीन अनुवाद प्रणाली, क्योंकि मानव को भी अनुवाद करने में पसीना छूटेगा इसमें। ये वाक्य इस प्रकार से है कि she sails on the seashore, उसको बोलना भी मुश्किल है। The shells she sails are surely seashells, so if she sails on the seashore, I'm sure she sails seashore shells. ये अंग्रेजी का टंग ट्विस्टर है। अब इसको यदि मान लीजिए मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं आधुनिक अनुवाद प्रणाली को देता हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है। आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट की ओर से कोपायलट जो है वो पेश किया गया है, जो कि एक जनरेटिव एआई का अनुप्रयोग है। और वो कहाँ मिलता है? आपके विंडोज में मिलता है, विंडोज 11 में मौजूद है। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर में जाइए, वहां पर ये कोने में दिखाई दे रहा है, यहाँ सबसे ऊपर सबसे कोने में, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैं इसको ये चुनौती देता हूँ कि भाई इसको अनुवाद करो। मैं इसको बोलता हूँ ट्रांसलेट दिस इन हिंदी और एंटर करके मैं ये वाक्य डालता हूँ और देखते हैं कि ये इसका अनुवाद कर पाता है क्या। लीजिए, वह समुद्र तट पर सीपियां बेचती है। जो सीपियां वह बेचती है वे निश्चित रूप से सीपियां हैं। तो अगर वह समुद्र तट पर सीपियां बेचती है तो मुझे यकीन है कि वो समुद्र तट की सीपियां बेचती है। तो इस हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी भाषा में आगे बढ़ रही है मित्रों, और आप सोचिए कि ये आगे जाकर हमारे लिए चीज़ों को बहुत सुगम भी करने वाली है, लेकिन हम सबको चुनौती भी दे रही है कि यदि हम सब ने इसके साथ तालमेल नहीं बनाया इसकी प्रगति के साथ, तो आगे जाकर हमारे लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। अब चलते हैं आगे। मैंने आपसे चूंकि जिक्र किया अनुवाद का, तो बात सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अनुवाद तक सीमित नहीं है, टेक्स्ट के अनुवाद, सामान्य अनुवाद तक सीमित नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो पिछले दिनों मेरे साथ एक घटना घटित हुई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के कार्यक्रम में आमंत्रित था, जहां मुझे इस विषय पर बोलना था, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को अंग्रेजी में तैयार करके ले गया। वहां जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे छात्र थे, जो ऑडियंस थी, उसमें से अधिकांश हिंदी माध्यम के थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या किया तुमने, अंग्रेजी में क्यों बना करना है, ये तो हिंदी में यहाँ पर होना चाहिए, अंग्रेजी में तो बहुत गलत होगा। तो लेकिन मुझे ये भी एहसास था कि भाई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रह रही है आज। तो मैंने क्या किया, इधर मेरा नाम पुकारा जा रहा था और मैं बैठा हुआ था तब तक कुर्सी पर, और मंच पर मेरा नाम पुकारा जा रहा था कि आप उनको बुला रहे हैं। उसी दौरान मैंने पावर पॉइंट खोला, मैं रिव्यू में गया, और रिव्यू में जाने के बाद ट्रांसलेट बटन मौजूद था। मैंने उस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये बॉक्स मेरे लिए सामने आ गया। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो ट्रांसलेट करना था उसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट बटन दबाया और मेरा नाम उधर बोला जा रहा था, इधर मैं ये काम करने में लगा हुआ था। ये पहला पेज था जो मेरा तुरंत उसका अनुवाद हो गया। दूसरे पेज पर मैं गया, यहाँ जाकर के मैंने फिर इसको सिलेक्ट किया, खाली सेलेक्ट करना था मुझे, इंसर्ट बटन दबाना था। फिर तीसरे पेज पर जाता हूँ, यहाँ जाकर इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट बटन दबाता हूँ। चुटकियों में ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है। मेरा नाम और मेरा परिचय होता उससे पहले मेरी प्रेजेंटेशन अंग्रेजी से पूरी तरह हिंदी की बन चुकी थी। अब ये दूसरा हेडलाइन जो है ये भी ठीक कर देते हैं ताकि आपको ना लगे कि ये तो रह गया, बाकी पेज मैंने छोड़ दिए हैं। तो इतना आसान। अब ये जो अनुवाद प्रणालियां हैं सभी जगह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक में, एक्सेल में, सब में मौजूद है, वर्ड में, सब में मौजूद है। कुछ एक और उदाहरण दूंगा आपको। क्या ऐसा संभव है कि आपको दबाना, ये बटन दबाना, कॉपी करना, ऐसा कुछ करने की भी जरूरत ना हो? आप माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर में आइए। एज ब्राउजर में आने के बाद देखिए क्या होता है। आप हिंदी भाषा को अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज बना दीजिए।
कैसे? आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद फिर से सेटिंग्स में जाइए और यहाँ लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, लैंग्वेजेस में हिंदी को जोड़ दीजिए। आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद देखिए क्या होता है। मैं आपको ले चलता हूँ अंग्रेजी की इस वेबसाइट पर। एनडीटीवी की वेबसाइट है जो अंग्रेजी की है। इस पर आकर के मैं राइट क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में और मुझसे कहा जा रहा है ट्रांसलेट दिस इन हिंदी। पूरी की पूरी वेबसाइट जो अंग्रेजी की है वो चुटकियों में हिंदी की हो गई। मैं आपको ले चलता हूँ, चलिए ये भी छोड़िए, आगे चलते हैं। तो तमिल की वेबसाइट है ना, दिनमणि, इस पर आइए, राइट क्लिक कीजिए, ट्रांसलेट टू हिंदी। ये लीजिए, तमिल की वेबसाइट हिंदी में बदल चुकी है। आगे चलते हैं, ये जर्मन है, जर्मन भाषा है, वही राइट क्लिक करना है आपको, ट्रांसलेट टू हिंदी। जर्मन। उसके बाद आगे चलते हैं, ये बीबीसी, यहाँ पर चाइनीज है, राइट क्लिक और वही ट्रांसलेट टू हिंदी। कोई भी भाषा देखिए, डीप सीक क्या है सॉफ्टवेयर को विकसित करने में, ये लगा। आगे चलिए, ये अरबिक है, अरबी भाषा को ट्रांसलेट टू हिंदी। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, इसी को कहते हैं ना, आपकी अपनी भाषा में दुनिया की हर भाषा की सामग्री आज मौजूद है। और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव है हमारी राजभाषा में। एक आध उदाहरण और दूंगा, उसके बाद बात समाप्त करेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं जब उस कार्यक्रम में गया, हंसराज कॉलेज के कार्यक्रम में गया और वहां पर मैंने तुरंत अपनी प्रेजेंटेशन को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल लिया, तो वहां एक प्रश्न और भी पैदा होता है कि ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन को तो बदल लिया, उसका तो अनुवाद कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि आप व्यक्ति ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी की पृष्ठभूमि से आते हैं, और ऐसा बहुत होता है ना, हमारे कार्यक्रमों में भी होता है। तो आप अपने लोगों के साथ में संवाद कैसे करेंगे जो आपके सामने? आपने माना कि प्रेजेंटेशन को तो ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन आप बोल तो अंग्रेजी रहे हैं, क्या उसमें भी कुछ हो सकता है? तो उसमें भी कुछ हो सकता है। आप पावर पॉइंट में आइए यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद स्लाइड शो पर जाइए, और स्लाइड शो पर जाने के बाद ऑलवेज यूज सबटाइटल्स पर क्लिक कीजिए। अपनी भाषा चुनिए कि मैं बोलूँगा अंग्रेजी में, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है वो हिंदी की है, और प्रेजेंटेशन करना शुरू कीजिए। आइए देखते हैं क्या होता है। We are talking about the amazing power of artificial intelligence today. भाषाओं की दूरियां समाप्त हो रही हैं। ये आपके सामने जीता जागता उसका उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा जो हमारी वही ऐसी प्रेजेंटेशन के भीतर आता है, और वो इस बात की तरफ भी इंगित करता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अलग अलग स्तरों में आगे बढ़ रही है। मित्रों, आपको पता होगा कि 30 नवंबर 2022 को दुनिया में चैट जीपीटी का आगमन हुआ था, जो कि एक तरह की जनरेटिव एआई है। और जनरेटिव एआई का मतलब ये है कि सृजनात्मक एआई। इससे पहले की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जैसे हम अनुवाद करते थे, बोलकर टाइप करते थे, ध्वनि पैदा कर लेते थे, आज वो कन्वेंशनल एआई कहलाने लग गई है, वो पुरानी पड़ गई है, क्योंकि जनरेटिव एआई एकदम नई शक्तियों से युक्त है। अब इन दोनों में क्या बड़ा अंतर है? एक बड़ा अंतर तो ये है कि पहले जो एआई हम इस्तेमाल करते थे वो रूपांतरण करती थी, चीजों का रूपांतरण करने में सक्षम थी। जैसे आपने अंग्रेजी का एक दस्तावेज उसको दिया, उसने उसका रूपांतरण करके हिंदी के दस्तावेज में तब्दील कर दिया, यानी मशीन अनुवाद। एक और उदाहरण, आपने कुछ बोला, उसका उसने ध्वनि से रूपांतरण करके टेक्स्ट में बदल दिया, ये दूसरा रूपांतरण। आपने एक किताब को स्कैन किया, उसमें टाइप किया हुआ जो टेक्स्ट था या प्रिंटेड जो टेक्स्ट था, उसको उसने टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल दिया, यानी OCR, वो भी रूपांतरण किया। यानी पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पारंपरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूपांतरण करने में सक्षम थी, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर सकती थी, उसके पास रचना करने की शक्ति नहीं थी। रचना करने की शक्ति आ गई सन 2022 के नवंबर की 30 तारीख को, जब चैट जीपीटी का आगमन हुआ। उसके तुरंत बाद माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट का आगमन हुआ, और उसी के साथ में गूगल के जेमिनी का आगमन हुआ, फिर क्लाउड का आगमन हुआ, फिर ग्रोक का आगमन हुआ, मिस्ट्रॉल आ गया, फेसबुक की ओर से लामा आ गया, न जाने कितनी सारी जनरेटिव एआई हमारे बीच में आ गई। और पिछले सप्ताह चीन से डीप सीक नाम की एक एआई आ गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी भी क्षमताएं बहुत जबरदस्त है। बहरहाल, तो ये जो
जनरेटिव एआई का आगमन हुआ उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं और बल्कि ऐसा लगने लगा है कि जितनी भी ऊंचाइयां आपको दिखाई देती हैं वो पौनी पड़ती चली जाएंगी आगे चलकर। लेकिन यदि मैं आपको व्यावहारिक रूप से इसको दिखाना चाहूँ तो एक उदाहरण दूंगा पावर पॉइंट का। देखो मित्रों, जब आप पावर पॉइंट का प्रयोग करते थे, आमतौर पर हम लोग जब पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से शुरू करते हैं। हम एक नाम लगा देते हैं अपनी पावर पॉइंट का और वहां पर अपना नाम लिख देते हैं, मान लीजिए इस तरह से, और फिर हम अगले पेजों पर जाते हैं और वहां भी इस तरह से एक हेडलाइन देते हैं और उसके बाद 4-5 बुलेट पॉइंट्स देते हैं। यही तरीका ना आप लोग ऐसे ही करते होंगे। और उसके बाद फिर हम ढूंढते हैं कि यार कहीं से कोई अच्छा सा डिजाइन मिल जाए, कोई अच्छा सा टेम्पलेट मिल जाए या कुछ मिल जाए और उसमें हम इसको एडजस्ट कर दें। ऐसे ही करते थे ना। तो देखिए अभी तक यानी कि टेक्नोलॉजी 1.0 जो थी वो पावर पॉइंट में पहले से ही मौजूद थी और उसके लिए आपको जाना होता था डिजाइन में, डिजाइन के टैब में जाना होता था जहां पर बहुत सारे डिजाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक डिजाइन आप चुनते थे और वो डिजाइन आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर लागू हो जाता था और वो तुरंत वो जो प्रेजेंटेशन है उस पर लागू हो जाता था और आप उसको कन्वर्ट कर लेते थे इस तरह से। लेकिन उसके बाद आया डिजाइन 2.0 का जमाना और 2.0 में क्या हुआ कि अब यहाँ पर लगता है ये ग्रे स्केल हो गया है, मतलब इसमें ये इसके रंग जो है सामान्य हो गए। तो खैर डिजाइन 2.0 में क्या हुआ कि पावर पॉइंट में डिजाइनर नाम का एक टूल आ गया जो आपकी इस डिजाइन को और बेहतर बना देता है, हर पेज को आपको और बेहतर बना देगा। ये नंबर 2 तकनीक का दूसरा पहलू, यानी जब थोड़ी और आगे बढ़ी। लेकिन उसके बाद आ गया कोपायलट आपके पावर पॉइंट में। तो कोपायलट का यदि मैं आपको उदाहरण दिखाना चाहूँ तो मैं आपको ले चलता हूँ एक नई फाइल में और वहां जाने के बाद जनरेटिव एआई यानी कि टेक्नोलॉजी 3.0 में हम जाते हैं, कोपायलट पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि हाँ मेरे आका बताओ क्या करूं, और मैं इसको कहता हूं कि क्रिएट ए प्रेजेंटेशन फॉर मी, मेरे लिए एक प्रेजेंटेशन ही बना दो भाई। तो उसने कहा किस बारे में चाहते हो, तो मैंने कहा कि कोल इंडस्ट्री इन इंडिया पर बना दो, भारत में कोयला उद्योग, और मैंने बटन दबा दिया और देखते हैं कि ये क्या करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3.0 इसने बिंदु दे दिए बहुत सारे मुझे रेडीमेड बनाकर, और बनाने के बाद मैंने कहा अच्छा इसको यार स्लाइड्स में भी कन्वर्ट कर दो। तो उसने कहा जो हुकुम मेरे आका, और देखते हैं क्या होता है। उसने संदेश दिया है कि मैं स्लाइड्स में कुछ ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए कुछ सेकंड के लिए। हालांकि आज के जमाने में कुछ सेकंड इंतजार करना भी बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो पूरे आपके स्लाइड्स जो है आपको यहाँ पर उनका स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा, जो बनने लगा। चंद सेकंड और करते हैं। उसने कहा मैं अप्लाई कर रहा हूँ डिजाइन भी इस पर, और अगले 4 मिनट में हम समाप्त भी कर देंगे मित्रों। तो ये इसने मेरे लिए प्रेजेंटेशन बना दी। मैंने कहा इसको दिखा भी दो, तो उसने कहा ठीक है दिखा देते हैं। तो ये लीजिए आपकी प्रेजेंटेशन। इंडस्ट्री इन इंडिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक्सप्लोरिंग द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज कोल सेक्टर। अब मुझे इस वेल रिसर्च्ड और विद्वतापूर्ण प्रेजेंटेशन पर खाली अपना नाम ही लिखने की जरूरत है। ये विषय है जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया, अर्ली माइनिंग प्रैक्टिसेस आ गई आपके यहाँ पर। चित्र भारत के नहीं मिलेंगे तो बाहर से ले लेगा, तो आप चाहें तो वो अभी करते हैं, उसको अगला चरण है। तो ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि रेडी है ना। और उसके बाद अनुवाद के लिए वैसे विशेष कुछ कहने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही तो करना है। आप यहाँ जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे, ये लीजिए ट्रांसलेशन उपलब्ध है, सेलेक्ट कीजिए, ये कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और ये एक बार में नहीं होगा, पार्ट में आपको करना पड़ेगा।
वर्कर थे, उसको कहा कि बेटा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम करो, यहाँ पर ये तमाम तरह के बटन है तुम्हारे आसपास, खाना मंगाना है तो ये बटन दबाओ, नहाना है तो ये बटन दबाओ, कपड़े मंगाने तो ये बटन दबाओ। तो अंत में उसने कहा कि पापा बटन कौन दबाएगा? तो मेरा काम ये है कि मैं आपको झलक दूं कि क्या हो रहा है और कैसे आप राजभाषा के संदर्भ में या अपने दैनिक कामकाज के संदर्भ में इन सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि बहुत कुछ घटित हो रहा है और उन सब में हमारी हिंदी भाषा जो है वो मौजूद है। तो मेरे ख्याल से इतना कहना, इतना बताना पर्याप्त है। मुझे लगता है कि आपको अनुमान लग चुका है कि हमारी भाषा कम से कम किसी भी संदर्भ में किसी भी अन्य भाषा से पीछे नहीं है और हमें जरूरत है कि अपने आप को अपग्रेड करें मित्रों, ताकि जो आने वाली चुनौती है, चाहे वो इंटरनेट से आ रही हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रही हो, चाहे टेक्नोलॉजी से आ रही हो या कौशल बढ़ाने की जो निरंतर अनिवार्यता है उससे आ रही हो, उस चुनौती से जूझने के लिए या उस चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें, है ना। क्योंकि मैंने कहा ना कि हाँ जमे है पाँव मेरे कठिन पथरीली जमी में है, ख्वाब लेकिन आसमां के देखना किसको है। धन्यवाद। और आप सभी की जोरदार तालियों से पता चला कि जो है क्या मिला आपको, और इसी तरह बहुत से नए देसी और आधुनिक तकनीकी से आपने हमारा परिचय कराया। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में, सर कृपया बैठे, मैं समझता हूँ कि आज के समय में कोई मुश्किल नहीं है, खाली में चाहना भरे कि हमें करना क्या है। हमारे मन में बस ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। सारे विकल्प, सारे सॉल्यूशन, सारे हल आपके सामने उपलब्ध हैं। और आदरणीय बालेंदु शर्मा सर का मैं पूरे सदन की ओर से, धराकाश धनबाद की ओर से, बीसीसीएल की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, आप लोग इतना व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे आमंत्रण पर आप धन्यवाद आए। और भले ही आप हमारे साथ 1 घंटे के लिए, लेकिन इस 1 घंटे के लिए आपने अपना 3 दिन हमारे लिए बर्बाद की। कल आप आए, आज दिन भर हमारे साथ, कल आप वापस जाएंगे। और आपको जो आपकी व्यस्तता है, जो आपकी विशेषज्ञता है, उसको देखते हुए वास्तव में आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। निश्चित तौर पर हम सब आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब यह सब समाप्त होता है। इसके आगे जो मैं